हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स अगस्त 2024 का एडिशन है। ठीक है, ये वीडियो अपलोड होना छूट गया था तो इसको हम लोग अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है, पीडीएफ इसका अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024। तो देखा जाए तो 12 जून को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जारी की गई, जिसका सूचकांक में भारत का जो स्थान था वो था 129वां। वर्ष 2023 में 127वें स्थान पे था भारत, लेकिन अभी वर्ष 2024 में 129वें स्थान पर है। सूचकांक में जो कुल शामिल देश थे वो थे 146 में भारत का स्थान 129वां है। ठीक है, और भारत में समग्र लैंगिक अंतराल को 64.1% तक कम कर लिया गया है। सूचकांक का प्रथम स्थान जो रहा वो आइसलैंड का रहा। लगातार ये 15वां वर्ष है जब आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। सूचकांक में देखा जाए तो जो अंतिम स्थान पर है वो है सूडान। ठीक है, यानी कि 146 देशों में सबसे आखिरी स्थान पर है सूडान। हालांकि माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के मामले में भारत ने लैंगिक समानता में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण में इसने वैश्विक स्तर पर 65वें स्थान के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक वर्ष 2006 से विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में लैंगिक समानता का मापन करता है। समान जो 4 क्षेत्र हैं उसमें पहला है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, दूसरा है शैक्षिक प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024। देखा जाए तो 20 जून को व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जो है वो प्रकाशित की गई है। ठीक है, और विश्व भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझानों और विकास में इसके योगदान को बेहतर बनाने के लिए उभरते उपायों पर केंद्रित है। रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो आर्थिक मंदी और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2% से घटकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, 2% घट गया है और अब 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। देखा जाए तो विकासशील देशों में जो एफडीआई प्रवाह है वो 7% से घटकर 867 अरब डॉलर रह गया है। 7% घट गया है, यानी कि 867 डॉलर अब रह गया है। ठीक है, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी एफडीआई प्राप्तकर्ता देश जो है वो है चीन, और चीन में जो एफडीआई में दुर्लभ गिरावट देखी गई है। विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्यों को प्रासंगिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश में 2023 में गिरावट आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। तो देखा जाए तो जून 2024 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। ठीक है, और सूचकांक में अगर हम लोग भारत का स्थान देखें तो भारत का स्थान है 176वां, यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 27.6 स्कोर के साथ भारत 176वें स्थान पर है, जिसमें देखा जाए तो कुल 180 देश शामिल थे। ठीक है, 180 देशों में भारत का स्थान है 176वां। हाँ, और इसमें जो प्रथम 3 स्थान देखा जाए तो पहले स्थान पे है एस्टोनिया जिसका स्कोर रहा 75.3, दूसरे स्थान पे है लग्जमबर्ग और तीसरे पे जर्मनी। ठीक है, जो टॉप स्कोरर है वो है एस्टोनिया 75.3 अंकों के साथ। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो संयुक्त सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी, पेरिस समझौता 2015 और कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव प्लस विविधता रूपरेखा 2022 के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कि 2024 में ईपीआई 3 मुख्य श्रेणी पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन में 58 संकेतकों का उपयोग करके 180 देशों में पर्यावरण प्रदर्शन तुलना और विश्लेषण करता है। ठीक है, सूचकांक में अंतिम 5 देश देखें तो
अंतिम 5 देश देखा जाए सूचकांक में तो 180वें स्थान पर है वियतनाम, 179वें स्थान पे है पाकिस्तान, 178वें स्थान पे लाओस, 177वें स्थान पे म्यांमार और 176वें स्थान पर भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो नेक्स्ट है यूनेस्को की महासागर स्थित रिपोर्ट 2024। तो देखा जाए तो 3 जून 2024 को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग यानी इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को ने महासागर की स्थिति रिपोर्ट 2024 यानी कि स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 जो है वो जारी किया है, जिसका उद्देश्य अगर देखें हम लोग, इसका उद्देश्य है सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक यानी 2021 से 2030 की प्रगति की निगरानी करना है। ठीक है, और साथ ही महासागर के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक कार्रवाई को गति देना है। ठीक है, देखा जाए तो महासागरों के ऊपरी 2000 मीटर में महत्वपूर्ण वार्मिंग देखी गई है। ठीक है, महासागर के ऊपरी जो 2000 मीटर है वहां एक महत्वपूर्ण वार्मिंग देखी गई है, जिसका दर है 1960 से 2023 तक में 0.32 से प्लस माइनस 0.3 वाट प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, से बढ़कर 2 दशकों में 0.66 प्लस प्लस माइनस 0.10 प्रति वर्ग मीटर हो गया है। ठीक है, और देखा जाए तो महासागर पृथ्वी के अतिरिक्त ऊर्जा का लगभग 90% अवशोषित कर रहा है। ठीक है, ऊर्जा का 90% जो है वो अवशोषित कर रहा है। फिर देखा जाए तो जिससे ऑक्सीजन की कमी बढ़ रही है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और उन पर निर्भर मानव अर्थव्यवस्थाओं का खतरा हो रहा है। ठीक है, इसी में आगे है कि विश्व स्तर पर महासागर अम्लीकरण बढ़ रहा है, विशेष रूप से खुले महासागर में। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में महासागरों के पीएच मान में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ठीक है, 1980 के दशक के उत्तरार्ध देखा जाए तो महासागर का जो पीएच मान है, ठीक है, उसमें गिरावट आई है। 1993 में समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है और जिससे सभी स्तरों को पर बेहतर निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है। अंतर सरकारी महासागरीय आयोग की स्थापना वर्ष 1960 में हुई और भारत इसका संस्थापक देश सदस्य है। आईओसी महासागर तटों, समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए समुद्री विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है सिप्री ईयर बुक 2024। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ईयर बुक 2024। तो देखा जाए तो 17 जून को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सिप्री ईयरबुक 2024 का रिपोर्ट जारी किया गया है। सिप्री ईयरबुक में 9 परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों द्वारा परमाणु हथियारों के विकास और आधुनिकीकरण में वृद्धि की रिपोर्ट दी गई है। 9 परमाणु सशस्त्र राष्ट्र जो हैं उसमें है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। ठीक है, ये जो है 9 परमाणु सशस्त्र राष्ट्र हैं। ठीक है, देखा जाए तो कुल 12,121 परमाणु हथियारों से लगभग 90% अमेरिका और रूस के हैं। ठीक है, 12,121 परमाणु हथियार में अगर देखा जाए तो 90% तो अमेरिका और रूस के पास है और चीन का परमाणु शस्त्रागार तेजी से बढ़ रहा है। अब अनुमान है कि इसमें 500 वॉरहेड हैं। ठीक है, भारत के परमाणु शस्त्रागार में मामूली विस्तार हुआ है, जो जनवरी 2023 में 164 वारहेड से बढ़कर 2024 में 172 वारहेड हो गया है, जिससे यह विश्व के परमाणु सशस्त्र देशों में 6वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, और भारत और इजराइल दोनों ही अपने परमाणु हथियारों में मुख्य रूप से प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं। भारत और इजराइल क्या करता है परमाणु हथियार में, तो प्लूटोनियम का इस्तेमाल करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो 3 जून को विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा प्रकाशित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के शीर्ष 100 में भारत के 9 बंदरगाह शामिल हैं।
ठीक है, मतलब टॉप 100 में भारत के 9 बंदरगाह हैं। विश्व बैंक और एसपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा यह प्रकाशित किया गया रिपोर्ट है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसमें कहा गया है कि दुनिया के 100 टॉप बंदरगाहों में भारत के 9 बंदरगाह शामिल हैं। और इसमें देखा जाए तो पहले स्थान पर रहने वाला जो कंटेनर बंदरगाह है वो है यांगशान पोर्ट। यांगशान पोर्ट कहाँ है? तो ये है चीन में। इस सूची में विशाखापट्टनम बंदरगाह 19वें स्थान पर है और मुंद्रा बंदरगाह 27वें स्थान पर पहुंच गया। इसके अलावा सूची में 7 अन्य बंदरगाह भी हैं, जैसे कि पिपावाव 41वें स्थान पर, कामराजार 47वें स्थान पर, कोच्चिन 63वें स्थान पर, हजीरा 68वें स्थान पर, कृष्णापत्तनम 71वें स्थान पर, चेन्नई 80वें स्थान पर, जवाहरलाल नेहरू जेएनपीए 96वें स्थान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च रेजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन यानी कि तृष्णा। तो देखा जाए तो 5 जून को इसरो ने उच्च रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट यानी कि तृष्णा मिशन का विवरण प्रदान किया है। ठीक है, तृष्णा का फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। और देखा जाए तो मिशन जो है वो इसरो और फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के मध्य एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस आगामी मिशन का उद्देश्य जो है वो स्थलीय जल तनाव, जल उपयोग को मापने के लिए महाद्वीपीय जैव मंडल के ऊर्जा एवं जल बजट के विस्तृत निगरानी तथा तथा तटीय एवं अंतर्देशीय जल की गुणवत्ता और गतिशीलता का उच्च रेजोल्यूशन अवलोकन करना है। इस मिशन को 5 वर्ष की परिचालन अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। यह CNES थर्मल इंफ्रारेड एवं इसरो द्वारा विकसित विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेब इंफ्रारेड पेलोड से सुसज्जित है। ये उपग्रह जो है वो 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा में संचालित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वधावन में एक प्रमुख पतन के निर्माण को मंजूरी। वधावन में एक प्रमुख पतन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो देखा जाए तो 19 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के पास वधावन में एक प्रमुख पतन के निर्माण को मंजूरी दी है। और ये महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में स्वीकृत ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट है। इस बंदरगाह को सभी मौसम में काम करने वाले डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्मिनल एवं अन्य वाणिज्यिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल होगा। देखा जाए तो इस परियोजना का निर्माण जो है वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रायोजन वाहन है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण सहित परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 76,220 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट इसमें आगे है कि इस परियोजना से प्रतिवर्ष 298 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, 298 मिलियन मीट्रिक टन की संचयी क्षमता सृजित होगी, जिसमें लगभग 23.2 मिलियन यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट कंटेनर हैंडलिंग क्षमता शामिल होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल। तो देखा जाए तो 16 जून को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस स्थल पर भारत के प्रमुख नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं रखी गई हैं, जो कि पहले संसद भवन परिसर में अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई थी। मूर्तियों का स्थानांतरण भूदृश्यकरण और सौंदर्यकरण कार्य के तहत किया गया। यह पहल का उद्देश्य है भारतीय इतिहास के इन प्रेरक हस्तियों के जीवन गाथाओं को बताने के लिए आसान पहुंच प्रदान करके और QR कोड जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक पेड़ मां के नाम अभियान।
तो देखा जाए तो 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य है भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वन रोपण द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा करना। ठीक है। और प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वन क्षेत्र को बढ़ाकर पृथ्वी ग्रह को बेहतर बनाने का आह्वान किया, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोझिकोड। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर। देखा जाए तो 23 जून 2024 को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर उत्तरी केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर यानी इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में जगह मिली है। ठीक है, साहित्य श्रेणी में जगह मिली। और कोझिकोड या कालीकट मालाबार तट पर स्थित है। माना जाता है कि कैलिको कैलिको शब्द जो हाथ से बुना हुआ एक बढ़िया सूती कपड़ा है, कालीकट से लिया गया है। शास्त्रीय पुरातनता और मध्य युग के दौरान कोझिकोड को पूर्वी मसालों के प्रमुख व्यापारिक बिंदु के रूप में इसकी भूमिका के लिए मसालों का शहर कहा जाता है। ठीक है। और 7 जून 2012 को शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित विभिन्न वास्तुशिल्प मूर्तियों के कारण कोझिकोड को मूर्तियों का शहर यानी शिल्प नगरम का टैग दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट इसी में है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना 2004 में हुई और क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में 7 रचनात्मक क्षेत्रों जिसमें शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया और संगीत को शामिल किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 5 जिले 100% कैच द रेन लक्ष्य हासिल करने में सफल। तो देखा जाए तो राज्य सरकार के कैच द रेन अभियान के तहत पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा ने सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है। कैच द रेन को 100% हासिल कर लिया गया है। ठीक है। कुल कुल 5 जिलों के द्वारा। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई थी 2019 में। और यह पहल जो है वो पारंपरिक जल निकायों और छोटी नदियों के पुनरुद्धार, वाटरशेड विकास तथा वनीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर देती है। और सभी सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है। जबकि अमृत सरोवर के जल प्रवाह में गाद और किसी भी अन्य अवरोध को साफ करने के लिए के निर्देश दिए गए हैं। और देखा जाए तो अमृत सरोवरों के रख रखाव में गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज, आजमगढ़ और बाराबंकी शीर्ष पर है, जिन्होंने सरोवरों में गाद निकालने और वनस्पति को साफ करने के साथ साथ सभी सरोवरों का निर्माण भी पूरा कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बिहार के 2 पक्षी अभयारण्य रामसर सूची में शामिल। तो देखा जाए तो 5 जून 2024 को बिहार के नागी पक्षी अभयारण्य यानी कि नागी बर्ड सैंक्चुरी और नकटी पक्षी अभयारण्य यानी नकटी बर्ड सैंक्चुरी को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है वो बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में है। नागी और नागी बांध एवं नकटी बांध के निर्माण परिणाम स्वरूप बनी दोनों अर्ध भूमियों को 1984 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। देखा जाए तो नागी पक्षी अभयारण्य को
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी नामित किया गया। नागी पक्षी अभयारण्य में बारहेड गीज यानी एक प्रकार का हंस है जो कि वैश्विक आबादी का लगभग 3% पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि नकटी पक्षी अभयारण्य एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जिसे मुख्यतः नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया है। रामसर स्थल एक आर्द्र भूमि स्थल है। ठीक है, एक आर्द्र भूमि स्थल है और जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला है कि श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन। तो देखा जाए तो 20 जून को विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के कोलंबो में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र मतलब मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें कोलंबो में नौसेना मुख्यालय में एक केंद्र, हम्बनटोटा में एक उप केंद्र और गैले, अरुगाम्बे, बट्टिकलाओ, त्रिकोणमाली, कलारावा, पॉइंट पेड्रो और मुलिकुलम में मानव रहित प्रतिष्ठान शामिल है। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना जो है वो भारत के द्वारा प्रदान किए गए $6 मिलियन के अनुदान से किया गया है। एमआरसीसी का निर्माण जो है वो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। एमआरसीसी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखें। तो इसका जो उद्देश्य है वो है आपातकालीन स्थितियों जैसे कि संकट में फंसे जहाज, लोगों को बचाने और निकालने तथा तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए समुद्री पामार्गों का निगरानी करना है। ठीक है, समुद्री मार्गों का निगरानी करना है। एमआरसीसी का जो कार्य है वो प्रत्येक देश में नौसेना या तटरक्षक बल के द्वारा समन्वित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक। तो देखा जाए तो 19 जून को तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस का त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक आयोजित किया गया है और बैठक में तीनों देशों ने त्रिपक्षीय सहयोग के 3 स्तंभ समुद्री रक्षा एवं सुरक्षा, समुद्री एवं पर्यावरण सहयोग तथा बहुपक्षीय सहभागिता के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की है। इस दौरान इंडो पैसिफिक महासागर पहल, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन तंत्र, मानवीय सहायता और आपदा राहत सहयोग तथा बहुपक्षीय जुड़ाव के ढांचे के तहत त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रस्तावों की पहचान की गई है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की दिशा में मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ठीक है, आगे देखें। अगला है थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता। तो देखा जाए तो 18 जून 2024 को थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, और थाईलैंड ने की नेशनल असेंबली के ऊपरी सदन यानी थाई सीनेट ने विवाह समानता विधेयक पारित किया है। ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, पहले ताइवान और नेपाल और अब थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को अनुमति दी है और ये एशिया का तीसरा देश बन गया है। यह कानून किसी भी लिंग के विवाह भागीदारों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। इस कानून के द्वारा नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में भी बदलाव किया गया है जिसमें कि पुरुष और महिला तथा पति और पत्नी जैसे शब्दों को व्यक्ति और विवाह भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा मिनट मैन 3 आईसीबीएम का परीक्षण। तो 4 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हथियार रहित मिनट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परिचालन परीक्षण किया।
एक पुनः प्रवेश वाहन यानी री एंट्री व्हीकल से सुसज्जित इस मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया के बैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। यह परीक्षण एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड एयरमैन की संयुक्त टीम द्वारा स्पेस फोर्स गाइडेंस की सहायता से किया गया। परीक्षण का जो उद्देश्य है वह अमेरिका की परमाणु निवारक क्षमता का प्रदर्शन करना था। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ऐसी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5,500 किलोमीटर से अधिक होती है। ठीक है, आगे देखें। अब आते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। तो पहला है कि एसबीआई का एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन उत्पाद। तो देखा जाए तो 11 जून 2024 को भारतीय स्टेट बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया एसएमई यानी डिजिटल बिजनेस लोन उत्पाद लॉन्च किया। एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन उत्पाद का लॉन्च किया गया और एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन उत्पाद एसबीआई को 45 मिनट के अंदर एमएसएमई के ऋण अनुरोधों को मंजूरी देने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो एमएसएमई डिजिटल बिजनेस लोन जो है वो ऋण देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाता है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार। ठीक है, देखा जाए तो विमानन डेटा विश्लेषण फर्म ओएजी ओएजी के डेटा पर आधारित विश्लेषण के अनुसार भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है, जो एक दशक पहले 5वें स्थान पर था। देश की घरेलू एयरलाइन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि अप्रैल 2014 में 7.9 मिलियन से दुगना होकर अप्रैल 2024 में 15.5 मिलियन हो गया। ठीक है, देश का जो घरेलू एयरलाइन क्षमता है उसमें वृद्धि हुआ है, जो कि अप्रैल 2014 में 7.5 मिलियन था, जो कि अप्रैल 2024 में जाकर यानी 10 वर्षों में ये डबल हो गया है, 15.5 मिलियन हो गया है। ठीक है, देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन 86.1 मिलियन और 67.8 मिलियन सीटों के साथ घरेलू एयरलाइन क्षमता में पहले दो स्थान पर है। ठीक है, अमेरिका पहले दो, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जो है वो पहले दो स्थान पर है। भारत में कम लागत वाली जो एयरलाइन है उसमें बदलाव खास तौर पर महत्वपूर्ण रहा है। भारत की सीटों की क्षमता जो है वो वृद्धि दर सालाना 6.9% बढ़ी है। भारत में घरेलू उड़ानें संचालित करने वाले जो 119 हवाई अड्डे हैं, जबकि चीन में 250 हैं और अमेरिका में 656 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एसबीआई द्वारा सरकार का लाभांश हस्तांतरण। एसबीआई के द्वारा जो सरकार का लाभांश हस्तांतरण देखा जाए तो 21 जून 2024 को भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश हस्तांतरित किया है। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की मौजूदगी में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खाड़ा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लाभांश का चेक सौंपा। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 13.70 रुपए प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया, जो पिछले वर्ष वितरित 11.30 रुपए प्रति इक्विटी से अधिक है। 2023-24 के दौरान बैंक ने पिछले वर्ष की 55,648 करोड़ रुपए के मुकाबले 67,085 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड समेकित शुद्ध लाभ अर्जित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सेबी। सेबी के द्वारा मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च। ठीक है, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखा जाए तो 3 जून 2024 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है यानी सेबी जो है वो मुंबई के सेबी भवन में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया गया। सारथी 2.0 ऐप जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से व्यापक उपकरणों के साथ एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस पेश करता है। इसमें वित्तीय कैलकुलेटर शामिल है और ऐसे मॉड्यूल हैं
जो केवाईसी प्रक्रियाओं, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की खरीद और बिक्री, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र और ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म का परिचय देते हैं और समझते हैं। इसके अतिरिक्त ऐप में निवेशकों को उनकी व्यक्तिगत वित्त योजना में सहायता करने के लिए डिजाइन किए गए वीडियो वीडियो की एक श्रृंखला भी शामिल है। ठीक है, क्या कि उसको कैसे हेल्प किया जाएगा उस ऐप में। ठीक है, तो उसके लिए पूरे एक वीडियो की श्रृंखला है, एक सीरीज है, जिसके सहारे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है एडीबी द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली हेतु $170 मिलियन का ऋण। तो देखा जाए तो 19 जून को एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। इस धनराशि से सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, और यह कार्यक्रम जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत करेगा। देखा जाए तो एडबी ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने के लिए एक्टिस एक्टिस एशिया एक्टिस एशिया जलवायु संक्रमण कोष के लिए $50 मिलियन की प्रतिबद्धता पर भी हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो 15 से 21 जून 2024 के मध्य महाराष्ट्र के मुंबई में 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, और देखा जाए तो इस साल के महोत्सव में पहली बार डॉक फिल्म बाजार की शुरुआत की गई, जो कि स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए उनकी परियोजनाओं हेतु खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी खोजने के लिए एक समर्पित बाजार है। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के साथ गोल्डन कोच पुरस्कार द गोल्डन थ्रेड निर्देशक निशिता जैन को दिया गया है। ठीक है, फिल्म का नाम है द गोल्डन थ्रेड और निर्देशक है निशिता जैन, जिसको दिया गया है। ठीक है, किसमें दिया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के साथ गोल्डन कोच पुरस्कार। अगला पुरस्कार था इंडियन इन अमृतकाल की विशेष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार दिया गया है लाइफ इन लूम को, जिसके निर्देशक है एडमंड रैनसन। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का दादा साहब फाल्के चित्रनगरी पुरस्कार दिया गया है श्री मोई सिंह को। ठीक है, फिल्म है एंड टुवर्ड्स हैप्पी एरीज, एंड टुवर्ड्स हैप्पी एरीज। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में सिल्वर कोच पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में सिल्वर कोच पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ लघु कथा को सॉल्ट को। ठीक है, और नेक्स्ट है एनिमेशन में एनआईडी अहमदाबाद की निर्जरा को दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री में दिया गया है 6A आकाशगंगा को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में सिल्वर कोच पुरस्कार दिया गया है जीमा को, जो कि पोलैंड का है। ठीक है, और ये 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है ये पुरस्कार समारोह। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देखा जाए तो विश्व स्तर पर प्रशंसित फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बच्चों के लिए सिनेमा की दुनिया में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गनात्रा ने 36 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए 25 बहुभाषी टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण के अलावा 400 से अधिक वृत्तचित्रों और न्यूज रील का संपादन और निर्देशन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सी डॉट को संयुक्त राष्ट्र WSIS 2024 का चैंपियन पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए जून 2024 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स यानी कि सी डॉट
को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 के चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखा जाए तो सी डॉट को यह पुरस्कार जो है सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के जरिए मोबाइल सक्षम आपदा लचीलेपन परियोजना के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम 2024 अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम है। इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है 27 से 31 मई 2024 के मध्य जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। ठीक है, और सीरेट का स्वदेशी और स्वचालित सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग प्लेटफॉर्म सेल्युलर नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल फोन पर लगभग वास्तविक समय में जीवन रक्षक आपातकालीन अलर्ट देने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें आगे कि इस स्वदेशी लागत प्रभावी और स्वचालित प्रणाली ने बहुभाषा समर्थन के साथ भू-लक्षित बहु-जोखिम चेतावनी को सक्षम किया, जिससे आपदा जोखिम प्रबंधन गतिविधियों में समग्र दक्षता में सुधार हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निमहंस। निमहंस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहंस एवं बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटल मांगवेक को 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार निमहंस को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा में एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। निमहंस बेंगलुरु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन देश का एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। ठीक है, और नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन व्यक्ति, संस्थानों और सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे देखा जाए तो जो कि 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान जो प्रदान किए गए अन्य पुरस्कार हैं, तो इसमें है पुरस्कार है ईशान डोगरा मैकी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार। ये गया है डॉक्टर जमीला तहसीर यासर अल अब्री को। फिर है डॉक्टर ली जोंग वुक मेमोरियल पुरस्कार, तो ये दिया गया है ओमान के डॉक्टर बदर अल रावी को। फिर है सासाकावा स्वास्थ्य पुरस्कार, तो ये दिया गया है डॉक्टर डोरेन रामो गोला मासीरे को। फिर नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात स्वास्थ्य फाउंडेशन पुरस्कार। ठीक है, स्वास्थ्य फाउंडेशन पुरस्कार ये दिया गया है सऊदी अरब के राष्ट्रीय मृत्यु रजिस्टर प्रणाली को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार। तो देखा जाए तो भारत में प्रतिभूति बाजारों के विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड यानी सेबी को द एशियन बैंकर द्वारा एशियाई प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड यानी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णे ने हांगकांग में आयोजित एक समारोह में प्राप्त किया। सेबी त्वरित निपटान की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। वर्ष 2021 में चरणबद्ध तरीके से T+1 निपटान प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिससे जनवरी 2023 में पूरी तरह से लागू किया गया था। इस कदम ने निवेशकों को व्यापार निष्पादन और निपटान के बाद अपने फंड तक तेजी से पहुंच प्रदान की है, जिससे बाजार की दक्षता और तरलता बढ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं विविध की ओर, जहां पहला है अभ्यास रेड फ्लैग 2024। तो 4 से 14 जून को मध्य भारतीय वायुसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित एल्सन एयरफोर्स बेस में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। यह रेड फ्लैग 2024 का यह दूसरा संस्करण था, जिसे अमेरिकी वायुसेना के द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स, जर्मन लुफ्टवॉफ और यूएस एयरफोर्स ने भाग लिया। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने राफेल विमान कर्मियों के साथ भाग लिया,
जिसमें वायुसेना दल तकनीशियन, इंजीनियर, नियंत्रक और विषय विशेषज्ञ शामिल हुए। यह पहली बार था जब भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों ने एक्स रेड फ्लैग में भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास होपेक्स। होपेक्स 2024। तो ये 21 से 26 जून 2024 तक भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के होपेक्स 2024 अभ्यास में भाग लिया, और यह भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना का चौथा संस्करण अभ्यास है जो मिस्र में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य है द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, जो कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को प्रतीक है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान T-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर ने भाग लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है डेनमार्क। डेनमार्क का देखा जाए तो पोर्क और डेयरी का प्रमुख निर्यातक देश डेनमार्क 2030 से पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर कर लगाएगा, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। ठीक है, डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है, और डेनमार्क लगभग 400 द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप जीलैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है नेट्रॉन झील। नेट्रॉन झील के बारे में देखें तो मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तंजानिया की नेट्रॉन झील पर पड़ा है, जिसके कारण पर्यावरणविदों ने चेतावनी जारी की है। नेट्रॉन झील लेजर फ्लेमिंगो की पूर्वी अफ्रीकी आबादी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण और नियमित प्रजनन स्थल है। इस प्रजाति की विश्व की 75% से अधिक आबादी प्रजनन के लिए हर साल नेट्रॉन झील में प्रवास करती है। इसे 2001 में रामसर कन्वेंशन की वेटलैंड सूची में भी शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं नियुक्ति को, मतलब अपॉइंटमेंट। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए का महानिदेशक नियुक्त हुए हैं प्रदीप सिंह खरोल। ठीक है, प्रदीप सिंह खरोला, जो कि कर्नाटक के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। फिर नेक्स्ट है देश के सबसे बड़े सामान्य बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस। न्यू इंडिया एश्योरेंस का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त हुए हैं। ये हुए हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। फिर नेक्स्ट है पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के नए प्रबंधन निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। यह समीर बंसल। अगला है कि रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा नवरत्न कंपनी, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं मनोज जैन। नेक्स्ट है कि भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए। ये हुए हैं प्रोफेसर साइमन मैक, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार हैं। अब मूव करेंगे निधन की ओर। तो निधन में पहला है एजेटी जॉन सिंह। प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव जैव वैज्ञानिक आसिर जवाहर थॉमस जॉन सिंह का 78 वर्ष के आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है पंडित राजीव तारानाथ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला है अमोल काले। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष अमोल काले का संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिल का दौरा पड़ने से 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुस्तक की ओर। पहला है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसके लेखक हैं सैम पित्रोदा। नेक्स्ट है गेटवेज टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। इसके लेखक है मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी। नेक्स्ट है एड फाइनेंस एड फाइंड्स अ होम। एड फाइंड्स अ होम, लेखक हैं आलिया भट्ट। नेक्स्ट है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। इसके लेखक हैं आर अश्विन। नेक्स्ट है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। लेखक हैं अल्पना किलावाला। नेक्स्ट है सोर्स कोड माई माई बिगिनिंग्स। लेखक हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट है लॉन्ग आइलैंड। लेखक है कोलम टोइबन। अगला है
एट द व्हील ऑफ रिसर्च, इसके लेखक है अनुराधा मैस्करेनस। नेक्स्ट है कमला देवी चट्टोपाध्याय, स्वतंत्रता की कला अपने समय से आगे, इसके लेखक हैं निको स्लेट। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर, जहां पहला है कि T20 पुरुष विश्व कप। तो देखा जाए तो 2 से लेकर 29 जून तक आईसीसी के इस द्विवार्षिक विश्व कप का आयोजन जो है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में हुआ था, और पहली बार इस टूर्नामेंट में 20 टीम शामिल की गई थी। खेले गए मैचों की संख्या थी 55, और प्रमुख पुरस्कार में देखा जाए तो विजेता टीम था भारत। इनाम की राशि मिली 24.5 लाख डॉलर। फिर उप विजेता टीम था दक्षिण अफ्रीका। इनाम की राशि मिली 12.8 लाख डॉलर। ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए जसप्रीत बुमराह भारत के, और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच चुने गए हैं विराट कोहली भारत के। ठीक है। और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले थे रहमान उल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के थे, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 281 रन बनाए थे। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले थे अर्शदीप सिंह भारत के, और फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के, दोनों ने 17-17 विकेट लिए थे। सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी खेला गया था निकोलस पूरन के द्वारा, वेस्टइंडीज के हैं, जिन्होंने 98 रन मारे थे। सर्वाधिक छक्के लगाए थे निकोलस पूरन ने, वेस्टइंडीज के 17 छक्के लगाए हैं। सर्वाधिक कैच किया गया है एडन मार्करम के द्वारा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, उन्होंने 8 कैच किए। सर्वोच्च टीम स्कोर जो था वो वेस्टइंडीज ने बनाए थे अफगानिस्तान के विरुद्ध 218 रन 5 विकेट खोकर। फिर T20 विश्व कप 2024 में 3 हैट्रिक लगने से T20 विश्व कप में हैट्रिक की कुल संख्या 9 हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 2 बार 21 जून 2024 को बांग्लादेश के विरुद्ध और 23 जून 2024 को अफगानिस्तान के विरुद्ध हैट्रिक बनाने में सफल रहे। ठीक है। और एक हैट्रिक 23 जून को अमेरिका के विरुद्ध बना था, जो इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने बनाई। 18 जून 2024 को सेंट लूसिया में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने अजमतुल्ला अमरजई अफगानिस्तान के एक ओवर में 36 रन बनाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 5वां अवसर था जब एक ओवर में 36 रन बने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला है वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लागोस 2024। तो ये 19 से 23 जून को हुआ था। मध्य नाइजीरिया के सर मोल्डे को ओकायो थॉमस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लागोस 2024 का आयोजन किया गया, और भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य था। अन्य प्रमुख पदक विजेता देखा जाए तो महिला एकल में जीता था सृजा अकुला ने भारत के। ठीक है। और उप विजेता रहे चीन के वीजी डिंग। पुरुष एकल में विजेता रहे दिमित्री ओवचारवोव जर्मनी के, और महिला युगल में विजेता है सृजा अकुला और अर्चना कामत भारत के। इन्होंने हराया था यशस्विनी घोरपड़े और दिया चितले को, जो कि भारत के ही हैं। पुरुष युगल में विजेता है हरमीत देसाई और मानव ठक्कर भारत के, और उप विजेता रहे ओलाजीदे ओमोटायो और अजीज सोलंकी नाइजीरिया के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। तो 11 से 16 जून के मध्य ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्टेट स्पोर्ट्स सेंटर में किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्रायोजक के कारण आधिकारिक तौर पर सैथियो ग्रुप ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के रूप में जाना जाता है। बैडमिंटन ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार सुपर 500 स्तर की इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी की है। ठीक है। जिसमें पुरुष एकल के विजेता है ली जी जिया मलेशिया के, महिला एकल में विजेता है अया ओहोरी जापान के, पुरुष युगल के विजेता है हे जीटिंग एवं मोहम्मद अहसान, महिला युगल के विजेता है फेब्रियानो दीपुजू कुसुमा एवं लाई पेजिंग, मिश्रित युगल के विजेता है जियांग जेन एवं गुओ सी वा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है ISSF वर्ल्ड कप 2024। तो 31 मई से 8 जून के मध्य ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2024 का आयोजन
जर्मनी के म्यूनिक में किया गया। ठीक है। और भारतीय निशानेबाज सर्वजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक अर्जित कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सिफत कौर समड़ा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल में थ्री पोजीशन स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। सिफत ने 452.9 अंक बनाए। चीन की हान जियायू ने 0.1 अंक के मामूली अंतर के कारण रजत पदक से चूक गई। इस प्रतियोगिता में भारत 2 पदकों, एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में चीन 11 पदक पहले स्थान पर, जबकि नॉर्वे 3 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। तो 20 से 27 मई को, ठीक है, 20 से 27 मई 2024 के मध्य उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय आर्म रेसलर 1 स्वर्ण और 6 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। 2 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने वाले श्रीमंत झा भारत के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक जीता। लक्ष्मण सिंह भंडारी ने मास्टर्स श्रेणी में 2 कांस्य पदक जीते। सचिन गोयल ने प्रतिस्पर्धी दाएं हाथ के सीनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता। अरुणाचल प्रदेश की ईवी लोलेन ने महिलाओं की दाएं और बाएं हाथ की श्रेणी में 2 कांस्य पदक जीते। पीपुल्स आर्म्स रेसलिंग फेडरेशन इंडिया, एशियाई आर्म्स रेसलिंग फेडरेशन और विश्व आर्म रेसलिंग फेडरेशन से संबद्ध एकमात्र भारतीय संगठन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2024। तो 12 से 15 जून के मध्य सिंगापुर के ओसीबीसी एक्वेटिक सेंटर में 19वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत 2 स्वर्ण, 3 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते। लिखित एसपी ने पुरुषों की 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक्स में 1 मिनट और 2 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं दिनिधि दे सिंधु ने महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में 2 मिनट और 5 सेकंड में दौड़ पूरी करके कांस्य पदक जीता। सिंगापुर एक्वेटिक्स की स्थापना 1939 में सिंगापुर एमेच्योर स्विमिंग एसोसिएशन के रूप में की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं दिवस की ओर। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, जिसका थीम था दुनिया को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाना। 1 जून को एक और दिवस था जिसका नाम था वैश्विक अभिभावक दिवस। फिर 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को मनाया गया आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका थीम था भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस, थीम था अवेकन न्यू डेप्थ्स। ठीक है, डेप्थ्स। नेक्स्ट देखा जाए तो 9 जून को मनाया गया विश्व प्रत्याशन दिवस, यानी प्रत्यायन, कल को सशक्त बनाना और भविष्य को आकार देना। 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। आइए अपने प्रतिस्पर्धाओं पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें। 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस, यानी दान का उत्सव मनाने के 20 वर्ष, रक्तदाताओं को धन्यवाद। 15 जून को मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। फिर 15 जून को मनाया गया विश्व पवन दिवस। पवन दिवस का थीम है पवन ऊर्जा, भविष्य को शक्ति प्रदान करना। 16 जून को मनाया गया विश्व फादर्स डे। 16 जून को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस। थीम है वित्तीय समावेशन और लागत में कमी की दिशा में
डिजिटल धन प्रेषण। चलिए अगला है 17 जून। 17 जून को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। थीम था भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। 19 जून को मनाया गया विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। थीम है प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। 20 जून को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस, शरणार्थियों के साथ एकजुटता थीम है इसका। फिर नेक्स्ट है 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन मनाया गया, इसका थीम था स्वयं और समाज के लिए योग। 24 जून को मनाया गया पासपोर्ट सेवा दिवस। 24 जून को मनाया गया कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और इसका थीम है बहुपक्षीय कूटनीति में महिलाओं का नेतृत्व। ठीक है, नेक्स्ट आता है 26 जून। 26 जून को मनाया गया है यातना, यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर 26 जून को एक और है विश्व प्रशीतन दिवस, जिसका थीम है तापमान मायने रखता है। ठीक है, 27 जून को मनाया गया सूक्ष्म लघु और मध्यम दिवस यानी एमएसएमई। एमएसएमई मनाया गया है जिसका थीम है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट है 29 जून। 29 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस। फिर 29 जून को मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसका थीम था निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। 30 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और 30 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।